नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे एनटीए नेट जेआरएफ इन योगा। इसमें हमारा 8 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसका आज हम पार्ट 3 करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इससे पहले के पार्ट्स और इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं हमारे योग विषय में सभी का डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इस पार्ट 3 में हम करेंगे नेक्स्ट 21 से 30 क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच आसनास हेल्प टू रिस्टोर वाल्वुलर कंपिटेंस आफ्टर ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट। ट्रॉमेटिक मतलब जो खतरनाक, जो इमोशंस पर आपके इंपैक्ट डालता है, लंबे टाइम तक आपके इमोशनल एक तरह से एक्सीडेंट हो जाना, कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई प्रियजनों का बिछुड़ जाना, या कोई जैसे किसी के साथ रेप आदि घटना हो जाती है, या कि कोई माँ जो है प्रेग्नेंटली लेडी थी और उनका मिसकैरेज हो जाना, तो ये इमोशनल जो है डैमेज करते हैं, ट्रोमा ट्रोमा टाइप में होते हैं, लंबे टाइम तक जो चलते हैं। तो इससे हार्ट के जो वॉल्स होते हैं उन पर इफेक्ट आता है। जो आपकी वेन्स होती है, वेन्स के अंदर भी छोटे छोटे वॉल्स होते हैं, उन पर इफेक्ट आता है। तो आपका ब्लड जो है अच्छी तरह से पंप नहीं हो पाता है। अगर हार्ट में कोई दिक्कत आएगी और वेन्स में कोई दिक्कत आएगी तो ब्लड जो है वहीं पर रुका रह जाएगा, एक एरिया में ही, वहां से ऊपर वापस टुवार्ड हार्ट नहीं जा पाएगा। तो इनको सही करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए कोई चीज है क्या? तो ध्यान रखना, अब आपका हार्ट कमजोर हो चुका है। ये जो शब्द है वॉल्वुलर कंपिटेंस का मतलब है कि हार्ट में डैमेज हो चुका है कुछ ना कुछ, हार्ट कमजोर है। अब देखो हार्ट कमजोर है तो आपको इजी इजी एक्सरसाइज करनी होती है। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी जो आपको ज्यादा प्रेशराइज करे। तो इसमें एक तरह से सर्वांग आसन हार्ट पर ज्यादा जोर डालता है। ये सी तो उत्तर होना ही नहीं चाहिए, जहां पर सी है वो उत्तर कट कर दीजिए सर। ठीक है, जो सी है जहां पर उसको उत्तर कट कर देंगे, हमें उत्तर इसका एग्जैक्ट क्या होना चाहिए वो हमें आराम से मिल जाए। सी एक में है, ये नहीं होगा आंसर। दो में है, ये भी आंसर नहीं होगा। चार में है, ये भी उत्तर नहीं होगा। तो देखो कितना इजीली आपको आंसर मिलता है। किसी भी प्रश्न में अगर आपको आंसर ढूंढना है तो एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेट करते ही आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो वॉल्वुलर कंपिटेशन, तो यानी कि यहां पर बाकी सब हो सकते हैं। देखो सर्वांगासन सबसे ज्यादा हार्ट को डैमेज करता है, इंपैक्ट डालता है, तो इसलिए आप ऐसी चीजों को यूज करो जो वेन्स को निचोड़ दे और हार्ट पर ज्यादा जोर ना डाले। तो गरुड़ासन हो गया, गोमुखासन हो गया, और पर्वतासन भी इन्होंने ले लिया। तो बी डी ई ये राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये हमने एलिमिनेट करके जाना है। एक्चुअल प्रैक्टिकली हो सकता है किसी अच्छे गुरु की देखरेख में ये सारे आसन क्या पता करवाए जाएं, अच्छे निर्देशन में, अच्छे गुरु के निर्देशन में ये सारे आसन किए भी जा सकते हैं, परंतु एज पर क्वेश्चन जो हमारी ऑब्जेक्टिव स्टडी है उसके हिसाब से हमारा बी डी ई यही ऑप्शन नंबर 3 जो है वही राइट उत्तर माना जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच पर्टिकुलर मुद्रा रिकमेंडेड टू एलिविएट प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टेंशन होता है, दबाव होता है, उसको कम करने में, उसको दूर करने में सहायक है। इनमें से कौन सी मुद्रा है? तो यहां पर आपको देखो सारी मुद्राएं लग सकती हैं, परंतु पर्टिकुलर रोग और योग जो पुस्तक है, योग और रोग जो पुस्तक है, उसमें मेंशन किया गया है कि केवल महामुद्रा और महाभेद ये दो मुद्राएं हैं जो इसमें हेल्पफुल हैं। ये सेम उस बुक से एज इट इज ये प्रश्न लिया गया, तो इसमें आपकी कॉमन सेंस काम नहीं करेंगी। हो सकता है आपकी बाकी मुद्राएं आपको इफेक्टिव लगे, बट इन दो मुद्राओं के लिए पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में करने के लिए ये मना की गई है। एक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब एक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं तब आपको नहीं करनी है ये, नो नो, अवॉइड करनी है शुरुआत अगर कर रहे हैं तो। बट आप लंबे टाइम से कर रहे हैं तो आपके प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन जो है वो कम हो सकती है, दबाव कम हो सकता है, तनाव नहीं होगा। तो यहां पर उत्तर आपका होगा ए और सी राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। यहां पर आपकी देखो कॉमन सेंस का प्रश्न नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जैक्टली जो बुक में कहा गया है वही आपका उत्तर होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका रेफरेंस हम देख सकते हैं, एक पुस्तक है योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, उसका पेज नंबर 190, जिसको आप सामान्य रूप से योग और रोग या रोग और योग हिंदी में बोलते हैं, उस बुक में यह मेंशन किया गया है। वहां पर मुद्रा और बंध के रूप में बताया गया कि विपरीत करणी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा एंड योगा मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, मूल बंध, सहजोली, ये क्या करती है? वाइटल एनर्जी इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वाइटल एनर्जी मतलब शक्ति प्रदान करती है। ऐसा कल को प्रश्न आ सकता है, इस चीज को नोट करके रखेंगे। आगे कहा कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वाइटल एनर्जी मतलब एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। दे विल ऑल्सो स्टिमुलेट पेल्विक नर्व, स्टोन, सेक्सुअल एंड एलिमिनेट ऑर्गन्स। आगे जो हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न से यहां प्रश्न पूछा गया है, महामुद्रा एंड महाभेद मुद्रा आर particularly recommended to alleviate premenstrual tension
ये आपका प्रश्न यहां से पूछा गया, यानी दो चीज है, महामुद्रा एंड महाभेद। ये दो जो है एलिविएट करती है प्रीमेंस्ट्रुअल जो टेंशन होता है, दबाव होता है उसको, ताकि बॉडी में शक्ति आए, सहन शक्ति बढ़ती है इससे। तो यहां पर आगे मेंशन किया है, दोज वुमेन हु सफर फ्रॉम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस जिनका प्रोलैप्स हो जाता होता है, उनको कौन सी मुद्रा प्रैक्टिस करनी है? मूल बंध और अश्विनी मुद्रा। आने वाले टाइम में ये प्रश्न बनेगा, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। अभी के लिए जो प्रश्न आया महामुद्रा और महाभेद का आ गया है, आने वाले टाइम में हो सकता है आपसे ऊपर से प्रश्न बने विपरीत करनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, योगा मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, मूल बंध और सहजोली, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए हेल्पफुल, ये प्रश्न बनेगा। या फिर प्रोलैप्स जिनको होता है वुमेन्स को यूट्रस का, उनके लिए क्या है बेस्ट होता है, यहां पर होता है मूल बंध और अश्विनी मुद्रा, ये बताया गया। और साथ में इन्वर्टेड आसनास, इन्वर्टेड बोले तो जिसमें आप अपोजिट कर लेते हैं, पैर नीचे होते हैं तो पैर ऊपर कर ले और गर्दन को नीचे कर लें, ऐसे जो पोजीशन होगी वो आपकी बेस्ट है। ये आपके जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया है, आपके आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन है। अभी के लिए आपसे जो प्रश्न पूछा गया वो ग्रीन कलर वाला प्रश्न पूछा गया, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। पेज नंबर रेफरेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं, 190 पेज है, योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, BSY बिहार स्कूल ऑफ योगा द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न कॉमन सेंस का नहीं था, आपका एज इट इज बुक में दिया गया वहीं से प्रश्न। आगे क्या बन सकता है, उस पेज को जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है उसको अच्छे से देख लेंगे, 190 पेज को इंग्लिश में, हिंदी में भी आप सर्च कर लेंगे तो आपको ये पेज मिल जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपसे पूछा गया है योग सूत्र और उनसे संबंधित विषय, यानी सूत्रों को किस से जोड़ा गया उस रूप में पूछा गया है आपसे। तो यहां पर देखो प्राणायाम आदि जोड़ दिया है, अलग अलग तरीके से जोड़ा है, तो आपको जोड़ना है कि किस रूप में ये पूछा जा रहा है। धारणा सूचा, योग्यता मनसा, ये किससे होता है? ये प्राणायाम का फल होता है सर, तो इस रूप में है। सी का 4 ही होगा, तो सी का 4 कहां पर नहीं है उसको एलिमिनेट कर लीजिए, एग्जाम में बैठे तो एलिमिनेशन जरूर आना चाहिए। तो सी का 4 कहां नहीं है उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो सी का 4 है वो अपना आंसर होने की संभावना बढ़ जाती होती है। ठीक है, ओके। अब देखो आगे और पूछा गया, एग्जाम में बैठे कभी कभी होता है ऐसा, हमें सब चीजें नहीं पता होती, तो एलिमिनेट कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाती चीजें। तस्य सप्तदा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, 7 प्रकार की भूमियां प्रज्ञा वाली होती है। कहते इसमें बी का क्या होना चाहिए सर? विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान। ये सूत्र संख्या भी आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, जैसे धारणा सूचा योग्यता मन सही आया 2/53, तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा ये आया 2/27, यहां पर आता है 125 में कहा गया तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, कहते वह सब कुछ जानने वाला है, सबका कहते कारण है, उसमें कोई भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वो कौन है? वो ईश्वर है। इस रूप में 125 में बात की गई। आगे चलते हुए नेक्स्ट बात की, कहते जात्यांतर परिणाम है प्रकृत्या आपुरात, कहते जात्यांतर परिणाम होता है प्रकृति अपराध से, ये बात मिलती है अपने को कैवल्य पाद में। कहां पर मिलती है? सूत्र संख्या आपके लिए अब ध्यान से आपको याद रखनी है, 4 जो आपका 2 है वहां पर ये देखने को मिलता है। ये छोटी छोटी बातें आपको बारीकी से याद रखनी है, एग्जामिनर पूछता है इनको तोड़ करके आगे पीछे करके, बहुत सारे प्रश्न पूछता है, इनको आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें हम, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन, ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार अग्नि किससे प्रकट हुई? तो सबसे पहले ऐत्रेय उपनिषद की बात करें तो ऐत्रेय उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, यह प्रश्न अक्सर आता है। अब इस उपनिषद में कहा गया कि परमात्मा सबसे पहले अकेला था, अकेला था तो उसका इच्छा हुई कहते हम सृष्टि की रचना करते हैं, मैं अकेला क्यों रहूं, तो ये सोच करके उसने सबसे पहले 4 लोक बनाए, अंभ मतलब जल वाला लोक, मरीचि मरीचि मरम मृत्यु लोक, आप है यानी पाताल लोक जल वाला जो लोक है, ऐसे करके उसने लोक बनाए सर। ठीक है, इन लोकों में आगे जो है लोकपालों की स्थापना की और उसने हिरण्यगर्भ के रूप में उत्पत्ति की, मूर्त रूप बनाया और अंडे की तरह कहते रचना हुई। उस अंडे से सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? कहते उस अंडे से मुख प्रकट हुआ और उस मुख से सबसे पहले वाक इंद्रिय प्रकट हुई, वाक इंद्रिय, मुख से वाक इंद्रिय प्रकट हुई और उस वाक इंद्रिय से क्या हुआ? अग्नि देवता प्रकट हुई। अब ये समझने की बात है, देखो टिपिकल हो जाती है, मुख से वाक, वाक से अग्नि, तो आपका प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए सर? वाक से अग्नि प्रकट हुई, वाक से, नोट मुख से। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा अपना राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, आगे भी बहुत बड़ी लिस्ट की गई है, अगली बार सूचीबद्ध करने के लिए क्वेश्चन आएगा, मुख से वाक, वाक से अग्नि प्रकट हुई, ऐसी आगे नासिका थी, नासिका से प्रकट हुए प्राण, और प्राण से कौन देवता? वायु देवता, वायु देवता प्रकट हुए। ऐसे ही आंख थी, आंख से कौन प्रकट हुए? आंख से चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई, चक्षु इंद्रिय, चक्षु से क्या प्रकट हुए सर? सूर्य देवता पैदा हुए, सूर्य देवता पैदा हुए। सेम आगे कर्ण था यानी कान, कान से क्या प्रकट हुआ? श्रोत्र इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय प्रकट हुई, और श्रोत्र से सर दिशाएं, ये सारी दिशाएं
ये दिशाएं देवता के रूप में प्रकट हुई, ऐसे सूचीबद्ध आएगा आपको क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको। फिर त्वक इंद्रिय, त्वक पैदा हुआ, त्वक से रोम पैदा हुई, और रोम से क्या पैदा हुआ, यहां पर एक एक चीज देखो किससे क्या पैदा हुई, ये बड़ी जरूरी बात है। औषधियां, औषधियां और वनस्पति, वनस्पति ये पैदा हुए, वनस्पति पैदा हुई। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हृदय, हृदय प्रकट हुआ। हृदय के रूप में कहा गया, कहता इससे मन प्रकट हुआ, और मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, चंद्रमा की। देखो इस प्रकार से उत्पत्ति चल रही है। नाभि प्रकट हुई, नाभि, नाभि में कहा, कहता अपान वायु, और अपान वायु से मृत्यु का देवता, मृत्यु देव पैदा हुए। ऐसे शीशन मतलब जनन अंग, शीशन बोले तो जनन अंग, शीशन को शीशन ही याद रखना है आपको। रेतस, क्योंकि संस्कृत का वर्ड है, रेतस बोले तो वीर्य, रेतस से आप है मतलब जल तत्व प्रकट हुए। ऐसे जो है इनको याद रखना है आपको, ये सारी टेबल है आपके लिए। फिर ऐसे आगे चल करके एक बात और आती है, कहते ये सारे देवता प्रकट हुए, इन देवताओं ने कहा कि हमें किसके शरीर में रहना है, हमारे लिए शरीर का प्रबंध करो। तो इनके लिए जब शरीर की डिमांड हुई, सभी के लिए शरीर की डिमांड होने लगी, तो परमात्मा ने सबके लिए शरीर लेकर के आए। सबसे पहले गाम मतलब गाय का शरीर, गाय का शरीर लेकर आए, कहते हमें यह स्वीकार नहीं है। फिर घोड़े का शरीर लेकर के आए, घोड़े का शरीर, तो घोड़े का शरीर भी जो है उन्होंने मना कर दिया, कहता ये भी हमें नहीं चाहिए। फिर अंत में ऐसे मनुष्य का शरीर लेकर आए, तब सभी देवता खुश हो गए और कहते हमें इन शरीर में रहना है, इस शरीर में हमें रहना है। तो शरीर में रहने के लिए वो देवता वैसे वैसे प्रकट हो गए। मरीचि आदि ये जो लोक है, इनमें जो देवता प्रकट हुए थे, अग्नि देवता कहां चले गए, सरमुख में चले गए, वाक इंद्रिय के रूप में रहने लगे। वायु देवता नासिका में चले गए, ऐसे सूर्य देवता आंख में, कल को ऐसे उल्टा प्रश्न पूछ लेगा, दिशाएं कान में चली गई, औषधीय वनस्पति त्वचा में, ऐसे ही चंद्रमा मन हृदय में चला गया, मृत्यु देवता नाभि में जाकर अपान के रूप धारण कर लिया, आप शीशन में चला गया, रेतस का रूप धारण कर लिया, ऐसे ये रहने लग गए। इस प्रकार से याद रखना। और फिर अन्न की बात आई, कहते अन्न जो है उसको किसने ग्रहण किया, सभी ने अन्न को ग्रहण करना चाहा, पर अन्न को ग्रहण करने वाला कौन था, अपान वायु, अपान वायु, नाभि के अंदर यही देवता ग्रहण करता है अन्न का, अन्न का ग्रहण यही करता है। एज पर ऐतरेय उपनिषद, अन्न का पाचन करने में अपान वायु ही श्रेष्ठ था। ये आपके प्रश्न बनते हैं, आप इसको ध्यान से रखेंगे। किस वेद से जुड़ा है, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। जो व्यक्ति लोगों के साथ सामाजिक संबंध नहीं बना पाते और इन संबंधों में रुचि नहीं रखते, इसका मतलब है कि उनमें सामाजिक कौशल की कमी है। इस प्रकार का व्यक्तित्व जो विकार है वो क्या कहलाता है, यानी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें सोशली आप रिलेशन में नहीं रह पाते, किसी के साथ में भी आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता है, तो इसको आप क्या कहेंगे। सामान्य रूप से अगर इसका उत्तर की बात करें तो आपका शिजनोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सीजनोइड। तो आप लोगों से जी चुराते हैं, लोगों से मिलने का मन नहीं करता है, उनके साथ कोई भी रिश्तेदारी करने का मन नहीं करता, ये होता है सीजनोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति संदेहवान हो जाता है, व्यक्ति में संदेह आते हैं, बोले तो लॉन्ग टाइम तक उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हुआ है जिसके साथ डिस्ट्रस्ट की भावना आती है, सस्पिशियस हो जाता है वो अदर्स के मुकाबले, बोले तो दूसरों पर वो संदेह करता है, किसी पर भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाता है। ये होता है पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और सीजनोइड एस से याद रखेंगे, सोशल डिसऑर्डर, यानी कि सोसाइटी में नहीं रह पाएगा, वो सोसाइटी में रिलेशन नहीं बना पाएगा, अकेला रहना ज्यादा पसंद करेगा, वो दूसरों पर हमेशा ही एक तरह से सोशल स्किल उसके अंदर नहीं होगी, दूर रहना पसंद करेगा। नेक्स्ट है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें सोसाइटी के एंटी हो जाता है व्यक्ति, बोले तो बचपन में ही उसके साथ कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जिससे वह सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है और उसके विरुद्ध में जाने लगता है, उसका कोई अपना नहीं होता है बचपन में, चाइल्डहुड में, और इसके सिम्टम्स जो है धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और जवान जैसे जैसे होता है, अडल्ट होता है, वैसे वैसे उसके सामने आने लगते हैं, तो उसे समाज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कोई भी कार्य करने से, यानी सोसाइटी के एंटी रहता है। नेक्स्ट आता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन मतलब कि बॉर्डर पर रहता है, जैसे भारत और पाकिस्तान है, बॉर्डर है, तो बॉर्डर पर जो व्यक्ति रहेगा, कभी बॉर्डर भारत में जाएगा, कभी पाकिस्तान में जाएगा, सेम ऐसे कि उसका मूड जो है अनस्टेबल रहेगा, कभी वो खुश हो सकता है, कभी वो दुखी हो सकता है, कभी वो हंस सकता है, कभी वो रो सकता है, कभी गुस्सा कर सकता है, मतलब उसका कोई एक फिक्स मूड नहीं रहेगा, कभी भी बात करते करते टाइम कोई भी उसका रिलेशन निकल कर सामने आ सकता है, उसका बिहेवियर और रिलेशनशिप जो है वो चेंजेबल रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। यहां पर हमारा प्रश्न ये था कि सोसाइटी में जो रुचि नहीं रखता है, सोसाइटी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, रिलेशन नहीं बनाता है, वो व्यक्ति कौन सा रोगी होगा, सीजनोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत काउंट होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हम कुक्कुट आसन की क्रिया विधि का सही क्रम बताना ये पूछा गया है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन देखेंगे, आपके सामने ए बी सी डी ई ऑप्शन 5 दिए गए हैं और 5 ही आपसे ऑप्शन में सीक्वेंस मांगी गई है, यानी सभी को आपको देखना है, पहले कौन सा ये देखना है। तो नॉर्मली आप कुक्कुट आसन लगाते हैं तो नॉर्मली क्या स्टेट हो सकती है,
इन प्रश्नों में जो ऑप्शन दिया गया है उसी को देखो, या तो बी शुरुआत में होगा, या ए होगा, या डी होगा, यही हो सकता है। बी देखो क्या है, दंडासन में बैठना, तो क्या दंडासन में बैठा जाता है क्या, या पद्मासन पहले लगाते, पद्मासन पहले नहीं लगाते, मतलब ए जहां पर है वो अपना राइट उत्तर नहीं होगा, शुरुआत में ए नहीं होना चाहिए, तो इसको अपने को एलिमिनेट करना है, ए वाला जो चीज है उसको हमें कट कर देना है। यहां से आपका देखो क्वेश्चन आसान हो जाता है, डाउट नहीं रहता है। ए शुरुआत में नहीं होता, डी बोले तो हथेलियों पर बल देते हुए शरीर को जमीन पर लाएंगे, मतलब वापस एक तरह से एंड है ये, तो चार भी नहीं हो सकता। तो अब आपका उत्तर क्या बचा, अब आंसर हो सकता है या तो बी शुरुआत में होगा, दोनों में से, यानी ऑप्शन नंबर एक या तीन इनमें से हो सकता है। बी के बाद में दंडासन के बाद में आप क्या करेंगे, दंडासन में करने के बाद में यहां आप क्या करते हैं, पद्मासन लगाएंगे। सबसे पहले दंडासन होगा, दंडासन के बाद में पद्मासन लगेगा, पद्मासन, पद्मासन लगाने के बाद में आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को घुटनों और जंघाओं के बीच में से नीचे जमीन पर लगा देंगे, बोले तो आप सी करेंगे, और उसके बाद में बी ए सी, इतना किया, आप एग्जाम में बैठे तो आपको आंसर पता लगा, आप राइट नाउ उत्तर चूज कर देंगे, ऑप्शन नंबर जो तीन है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ई आएगा, ई मतलब कि हथेलियों पर बल देते हुए आकाश में उठेंगे, आकाश में उठना, और फिर जो है वापिस जो है जमीन पर आएंगे, जमीन पर वापिस आएंगे। इस प्रकार से आपको ऑप्शन चूज करना है। ये किसी भी आसन किसी ग्रंथ में मेंशन ऐसा रेफरेंस नहीं दिया यहां पर, हालांकि लगभग यही होता है व्यवहारिक जीवन में, कुकुटासन ऐसा ही हर जगह किया जाता है। तो नॉर्मली ये कोई ग्रंथ का रेफरेंस नहीं है कि इस ग्रंथ के अनुसार बताएं या वैसे बताएं, हमेशा ऐसा ही मिलेगा। तो कुछ आसन जो है आपको ऐसे ध्यान रखने की प्रैक्टिकली कैसे होते हैं, तो आप आराम से आंसर निकालें, इनको प्रैक्टिकली देखो, कम समय बर्बाद हो, समय आपका बिल्कुल कम बर्बाद हो, इसके लिए जरूरी है कि आप ऑप्शन में जाएं, देखें कि सबसे पहले क्या चीज हो सकती है, और वो हो रही है प्रैक्टिकली, आपको दिमाग में आ रहा है कि ये होता है, तो उसको पहले रखें और उसके बेस पर आपका उत्तर आसानी से निकल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी ए सी ई डी, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर आपको टीचिंग मेथड फॉर योगा प्रैक्टिसेस, जो कि हमारे यूनिट 9 में बुक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उस बुक को रिकमेंड किया गया है स्पेशली। इस बुक के अनुसार आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां, पुस्तक के अनुसार पाठ योजना का सही क्रम क्या है, आप लेसन प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका सीक्वेंस बेस्ट क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले जो है आपका वातावरण का निर्माण होता है, हमेशा कॉमन सेंस है कि आप क्लासरूम को बनाएंगे, वहां पर मैट बिछाएंगे योगाभ्यास के लिए, आप जो है आसपास में पर्दे लगा सकते हैं, कूलिंग कर सकते हैं या हीट कर सकते हैं रूम में, जो भी व्यवस्था है उसका निर्माण करेंगे, यानी एटमॉस्फेयर सबसे पहला आएगा, एटमॉस्फेयर सबसे पहला होता है। हालांकि ये बातें आपके बुक में लिखी गई हैं, बट ये आपके कॉमन सेंस का प्रश्न है, बिल्कुल ही कॉमन सेंस का। उसके बाद में आप अभ्यास के बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं कि आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार, और इस विधि से करेंगे, ऐसे करेंगे, बता दिया आपने वर्बली। उसी वर्बली को करने के बाद में आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी करके दिखाते हैं कि हमें कैसे करना है, या कोई वेरिएंस है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है उसका। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में आप नॉर्मली बहुत सारी बातें करते हैं, परंतु एज पर क्वेश्चन आप व्यक्तियों को व्यक्तिगत अभ्यास कराएंगे, मतलब इंडिविजुअल प्रैक्टिस होगी, इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रैक्टिस होगी। उसके बाद में आपकी ग्रुप में प्रैक्टिस होती है, ग्रुप में ग्रुप प्रैक्टिस होती है। ये आपके सीक्वेंस में चलते हैं सारे के सारे, यानी ए बी सी डी ई आपका राइट आंसर होगा। यहां पर आपके कूटते गए ऑप्शन नंबर एक जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो कि क्वेश्चन नंबर 77 और आईडी आपको दी गई क्वेश्चन की, एक्चुअली हमारी सीरीज का क्वेश्चन है 27, इसका आंसर जो है ए बी सी डी, मतलब जो प्रश्न दिया गया है एज इट इज वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। यहां पर आपके सामने कहा गया है योग सूत्र के अनुसार सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए क्या आवश्यक है, सकारात्मक अभिवृत्ति यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रहे आपका, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये सामान्य रूप से आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा, बेशक आप इंग्लिश में देखें या हिंदी में देखें, आपको नॉर्मली ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा एक बार में, बट जैसे इस प्रश्न के आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको ये प्रश्न पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। सहजता, करुणा, उपेक्षा, दयालुता, मित्रता। अब यहां से समझ में आता है कि ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट अध्याय जो है हमारा योग सूत्र में, समाधि पाद जिसको कहा जाता है, उसमें से ये जो प्रश्न पूछा गया है 33, 1/33 नंबर पर ये पूछा गया है। वहां पर एक सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनाथ चित्त प्रसादनम, यानी चित्त प्रसादन से ये प्रश्न है। चित्त प्रसादन बोल दें आप, या उसको भावना चतुष्टय बोलते हैं, भावना चतुष्टय, चतुष्टय बोलते हैं। वहां से ये प्रश्न लिया गया है आपका कि आपका अगर व्यवहार अच्छा रखना है योग में तो आपको किस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार करना है। अगर आपको कोई मित्र व्यक्ति मिलता है, यानी मित्रता का व्यवहार कैसा करना है, जो अगर आपको सुखी व्यक्ति मिलता है तो उसके प्रति आप मित्रता का व्यवहार करें। अगर आपको दुखी व्यक्ति मिलता है, दुखी मिलता है
तो मित्र, मैत्री, करुणा, करुणा का व्यवहार करे। पुण्य करने वाला व्यक्ति दिखाई देता है, पुण्य जो करता है वो व्यक्ति दिखाई देता है। तो आप मुदिता माने प्रसन्नता का भाव रखें, प्रसन्नता का। और यदि आपको अपुण्य यानी पापी व्यक्ति मिलता है तो उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखें, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर दे। ये अच्छा एटीट्यूड बनाए रखने के लिए चार चीजें बताइए कि आपको कैसा व्यवहार रखना है, आपका दिमाग कैसे चलेगा, एटीट्यूड आपको कैसे विवृत्ति बना करके रखनी है। तो यहां पर जो है इनमें से तीन ही चीजें आई हैं। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो प्रश्न में आपको करुणा शब्द दिखाई दे रहा है, करुणा के साथ में आपको उपेक्षा शब्द दिखाई दे रहा है, चारों में से उपेक्षा दिख रहा है, और साथ में आपको मित्रता यानी मैत्री गुण दिख रहा है। ये तीन दिए हैं यहां पर, चौथा ऑप्शन नहीं दिया तो हम कर नहीं सकते कुछ भी। तो यहां पर तीन चीजें दी गई है, बी, सी और ई। ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर एक जो है आपका यहां पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर एक, बी, सी, ई। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। ध्यान देना, प्रश्न कैसा आता है योग सूत्र से, उसकी भाषा टिपिकल होती है। कभी कभी कोई भी प्रश्न हो चाहे उसका ऑप्शन देखो ध्यान से, शांति बनाए रखें। एग्जाम में जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये बातें एकदम से समझ नहीं आती, चाहे हिंदी वाले विद्यार्थी हैं या इंग्लिश वाले। प्रश्न बहुत आसान है, एक ही सूत्र में आता है, सही तरीके से पूछा जाता है तो बच्चों को प्रश्न एकदम से आसान लगता है, बट बच्चों को गलत लगता है प्रश्न इस कारण से कि सर ये टिपिकल था। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिस दिन एग्जाम होता है कि सर ये प्रश्न आपका गलत था, ये गलत था, ये गलत था, एग्जाम में ये गलत है। बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए गलत कहा कि एक क्वेश्चन गलत था, बट ये गलत नहीं है। आपको समझने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए आप प्रश्न को समझना है। और समझ में ना आए प्रश्न की भाषा ऐसी है तो आप ऑप्शन का सहारा लें, ऑप्शन आपको प्रश्न को समझने में मदद करते हैं, तो ऑप्शन को आपको यूज करना है। तो इसी के साथ में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार राजसिक आहार के लक्षण नहीं है। राजसिक आहार, तो आहार तीन टाइप का बताया गया है भगवत गीता में। आहार पर वर्णन किया गया है किस अध्याय में? अध्याय 17 अध्याय है, उसमें वर्णन किया गया। भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है, उनमें से 17वें अध्याय में वर्णन किया गया है आहार का। 17 से 17 और 6 से श्रद्धा, श्रद्धा त्रय विभाग योग, ये इस अध्याय का नाम है। आपको अध्याय के नाम याद होने चाहिए। श्रद्धा त्रय विभाग योग में बताया गया है कि जी सात्विक, रासिक और तामसिक तीन प्रकार के आहार होते हैं। सात्विक होता है, राजसिक होता है और तामसिक, क्योंकि तीन गुण होते हैं, तीन प्रकार के आहार होते हैं। सात्विक आहार होता है वो पॉजिटिव, मतलब आपको आयु बढ़ाएगा, सत्व, बलारोग्यम, ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी बातें देगा। राजसिक आहार होगा वो मसालेदार, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा चटपटा खाना, ज्यादा मिर्च मसाले खाना, बासी भोजन आदि, ये तामसिक में आ जाएंगे। आपके बासी भोजन किस में आएगा? तामसिक में आ जाएगा। पर्युषितम। राजसिक में क्या आएगा? मसालेदार भोजन, मसालेदार ज्यादा रजोगुणी जो आहार होते हैं, इंद्रियों की तृप्ति वाले। अब यहां पर ये कौन से लक्षण नहीं है, ये कहा है कि राजसिक नहीं होना चाहिए, बाकी उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सत्व में क्या होता है? चिकना भोजन जो होता है सात्विक होता है, यानी मेरा उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए यहां पर, ठीक है। और ऐसे ही रसयुक्त, रस वाला सात्विक होता है, स्थिर रहने वाले भी सात्विक होते हैं, रासिक नहीं है बोले तो बी, डी और ई, ये उत्तर हमारा होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ध्यान देना, यहां पर राजसिक नहीं है ऐसा पूछा है, राजसिक नहीं है, रासिक है वो नहीं पूछा, नहीं है वो पूछा है। तो लवण और बहुत ज्यादा गर्म, उष्ण, ये जो राजसिक के गुण है। आपको ये श्लोक कहां मिलेंगे ये ध्यान रखना। 17वें अध्याय में आपका 8वां सात्विक को चर्चा करता है, 9वां श्लोक जो है वो राजसिक को चर्चा करता है, 10वां श्लोक जो है 10वें श्लोक में तमोगुण का वर्णन किया गया है। तो आप इन श्लोकों को जरूर देख लेंगे। यहां पर आयु, सत्व, बला, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय, आहारा, सात्विका प्रिय, कि ये आहार सात्विक प्रिय है। राजसिक में कटव, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन, आहारा, राजस श्रेष्ठा, दुख, शोक, काम्य पदा, दुख आदि प्रदान करने वाला। और ऐसे ही तामसिक भोजन की बात की गई है, यात यामम गतरसम पूति पर्युष्टम च यत उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामसम प्रिय, जो बुद्धि का विनाश कर दे। बासी भोजन ऐसा होता है जो बुद्धि को कुछ सोचने नहीं देता अच्छी अच्छी बातें, वो सारा तामसिक भोजन होता है। तामसिक भोजन करेंगे तो हमारे विचार भी तामसिक हो जाते हैं, ऐसा इस ग्रंथ में कहा गया। तो ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न से बहुत सारे और निकलते हैं। आपको 8वां, 9वां और 10वां ये श्लोक कंठस्थ होना चाहिए। अगर आपको कंठस्थ नहीं है तो यहीं पर वीडियो स्टॉप कीजिए, पहले 8वां, 9वां, 10वां, 17वें अध्याय में ये श्लोक याद कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके करोगे, धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा श्लोक याद हो जाएंगे। अगर आप एकदम से याद करो तो बर्डन हो जाता है। तो इसलिए जितना आपको जहां पर मिल जाए जो श्लोक इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे, उसको तुरंत याद कर दो, आगे बाद में बढ़िए। तो ऐसे आपको एक बहुत लंबा चौड़ा आपका डेटाबेस तैयार हो जाए, तो आप एग्जाम में जो है कुछ भी पूछा जाए आप तुरंत उत्तर दे देंगे। इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो सबसे पहले वैशेषिक दर्शन में आपको पता होना चाहिए कि ये आस्तिक है या नास्तिक। सबसे पहले आस्तिक कितने हैं, नास्तिक कितने, एक बहुत लंबा चौड़ा यहां पर डिस्कशन हो सकता है हमारा आस्तिक और नास्तिक का। तो मैं एंड में नहीं जाऊंगा। आस्तिक होते हैं आपके 6 दर्शन, नास्तिक होते हैं 3 दर्शन।
आस्तिक 6 है इसलिए इनको षड दर्शन नाम देते हैं हम, षड दर्शन। नास्तिक 3 है, 3 दर्शन। इनके नामकरण आप याद रखेंगे, जैसे न्याय और वैशेषिक का जोड़ा है, न्याय और वैशेषिक का जोड़ा है। सांख्य और योग का जोड़ा है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन का जोड़ा होता है। ऐसे मीमांसा और वेदांत का जोड़ा होता है, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6 दर्शन है। नास्तिक की बात करें तो नास्तिक में 3 है, जैसे चारवाक को कहा जाता है नास्तिक शिरोमणि, नास्तिक शिरोमणि, जैन दर्शन और बुद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन जिसको बोलते हैं हम। ये 3 नास्तिक हुए। अब यहां पर ध्यान रखना, आस्तिक नास्तिक ये ईश्वर के आधार पर नहीं है। इन्होंने कहा कि जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करे, वेदों को स्वीकार करे, प्रामाणिक ग्रंथ माने, वो तो होगा आस्तिक ग्रंथ, और जो वेदों में संशय रखेगा, डाउटफुल रहेगा, वो नास्तिक श्रेणी में आएगा। तो वेदों के आधार पर इनको आस्तिक नास्तिक माना गया। ये जो जोड़ा बनाया गया है, इस आधार पर आप ध्यान रखना कि न्याय की जो बात पूछे, अगर आपको नहीं पता है तो वैशेषिक के आधार पर दे सकते हैं, योग से प्रश्न पूछे तो सांख्य के आधार पर उत्तर दे सकते हैं, मीमांसा के प्रश्न पूछे तो वेदांत के आधार पर दे सकते हैं, पर ऑप्शन आपको देखने हैं। यहां पर भी अगर आप चाहें तो न्याय दर्शन में कितने पदार्थ हैं? 16 पदार्थ है। आप चाहें तो उनमें से उत्तर दे सकते हैं, जैसे न्याय में प्रमेय प्रयोजन आता है तो आप उत्तर दे सकते हैं, परंतु यहां पर तो वैशेषिक वाले पदार्थ भी आ गए, तो अब आप न्याय को नहीं चूज कर पाएंगे। अब आपको वैशेषिक पूछा है तो, और वैशेषिक वाले ऑप्शन है तो वैशेषिक को ही प्रेफरेंस देनी है। तो वैशेषिक में पदार्थ जो है 2 प्रकार से मानते हैं, एक भाव पदार्थ मानते हैं, एक अभाव मानते हैं। अब भाव जो होते हैं 4 प्रकार के, भाव जो होते हैं 6 प्रकार से होते हैं। 6 पदार्थ कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय और विशेष। ऐसे ये 6 पदार्थ है। अभाव की बात करें तो प्रागभाव, प्रागभाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अन्य में भाव, और अत्यंता भाव, अत्यंता अभाव। ये अभाव के प्रकार हो गए। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाव पदार्थ जो 6 हैं, द्रव्य, गुण और कर्म, सामान्य, समवाय, विशेष, इनसे आपको उत्तर चाहिए वैशेषिक दर्शन के आधार पर। तो द्रव्य है ऑप्शन में, बिल्कुल, गुण भी है और कर्म भी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी डी ई, ये जहां पर भी है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। इसमें आपको यह भी जानना है कि द्रव्य कितने बताए गए? कुल 9 बताए गए। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक् और आत्मा, मन। गुण 24 बताए जाते हैं, गुण 24 होते हैं। कर्म 5 प्रकार के होते हैं, सामान्य का प्रकार नहीं है, समवाय, विशेष, इनका कोई प्रकार नहीं। ये कल को पूछे जा सकते हैं कि कौन सी चीज क्या है, आप इसके लिए रेडी रहेंगे। वैशेषिक दर्शन के आचार्य कौन है? कणाद ऋषि। कणाद ऋषि इनके आचार्य हैं, इसलिए इनको कणाद दर्शन कहा जाता है। और कणाद ऋषि का एक नाम उल्लूक वंश कहते, उल्लूक, उल्लू की तरह कहते, जाग करके अन्न कण खाते थे, ऐसा एक लिखा हुआ मिलता है हमें किताबों में, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। या औलुक्य वंश से थे, ऐसा भी कहानी मिलती है। तो इसलिए इस दर्शन को नाम क्या आया? औलुक्य दर्शन, औलुक्य दर्शन। और विशेषिक दर्शन में ही सर परमाणु पर चर्चा देखने को मिलती है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु। यानी सबसे पहले परमाणु शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किसने किया था? हमारे महर्षि कणाद जी ने प्रयोग किया था। परमाणुवाद का सिद्धांत इनका दिया गया। ये आप शब्दावली ध्यान रखेंगे, कल को आपसे ये प्रश्न एक्स्ट्रा में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 जो है वो कवर होता है, कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिले। और यदि आप नेट जेआरएफ इन योग विषय में तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस पर आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल है। पेपर 1 और पेपर 2 बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयारी करवाई जाती है। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।